First process, number one, first step is identifying and selecting the competent employees. One by one हम इसकी डिटेल देख लेते हैं कि how we are going to identify and select the competent employees. Every organization need people to do whatever work is necessary for doing what the organization is in business to do. हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर बिजनेस में, हर काम के लिए आपको लोगों की जरूरत है. सो हाउ डू दे गेट दोज पीपल? लोगों की जरूरत तो है, लेकिन आप उन लोगों को कैसे कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आते हो? ये आपके पास बेसिकली पूरा प्रोसेस है, ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस है, जिसके थ्रू आपको गुजरना पड़ता है. व्हाट कैन दे डू टू इंश्योर दैट दे गेट कॉम्पिटेंट एंड टैलेंटेड एम्प्लॉयज? कैसे लोगों को लेके आओगे और कैसे आपको पता चलेगा जो आप लोग लेके आए वो कॉम्पिटेंट या टैलेंटेड भी हैं? इसके लिए वो कह रहे हैं दैट यू हैव टू गो थ्रू 3 different tasks. Number one, human resource planning, recruitment and selection. फर्स्ट वाला हम इसको जरा डिटेल में देख लेते हैं. दैट इज अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या, वर्ड से पता चल रहा है प्लान. आप देखते हो, आप प्लानिंग करते हो, आप सारे उसके कह लो जो हमने डेफिनेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था कि राइट नंबर, राइट पीपल, राइट प्लेस एंड राइट टाइम, वो सारी चीजें, कब लोगों की जरूरत है, कितने लोगों की जरूरत है, कौन से लोगों की जरूरत है, वो सारा आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का हिस्सा है. Human resource planning क्या है? Is a process by which manager ensure that they have the right number and kind of capable people in the right places at the right times. जो ओवरऑल मैनेजमेंट में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पढ़ा, वही हमें कैसे पता चलेगा? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से पता चलेगा कि हमारे पास राइट नंबर ऑफ पीपल हैं, राइट प्लेस में हमने उनको एडजस्ट किया हुआ, और राइटली हमारे पास जिस टाइम हमें जरूरत है उस टाइम हमारे पास अवेलेबल है. जब हम प्लान आउट करेंगे तो हमें उससे पता चल जाएगा कि हमारे पास लोगों की या तो शॉर्टेज है, या हमारे पास सरप्लस है, या तो कम है, या हमारे पास लोग ज्यादा हैं. आपको प्लान आउट करके अंदाजा हो जाएगा. तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में कह रहे हैं कि 2 स्टेप्स हैं, आप 2 तरीकों से आप देख रहे हो. नंबर वन, व्हाट यू डू, यू असेसिंग द करंट ह्यूमन रिसोर्सेज. अभी जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो करंट आपकी असेसमेंट है, वो कर रहे होते हो. करंट असेसमेंट क्या है? आप ह्यूमन रिसोर्सेज जब आप प्लानिंग कर रहे होते हो, आप अपना रिकॉर्ड देखते हो, अपनी इन्वेंटरीज देखते हो. इन्वेंटरी क्या है आपके पास? जैसे मैं कहती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ने डेटाबेस बनाई हुई है, कंप्यूटर सिस्टम, एजुकेशन, उनकी कैपेबिलिटी, स्किल्स, ईच एंड एवरीथिंग, कितने अर्से से काम कर रहा है, कौन सी ट्रेनिंग उसने ली है, सारा कुछ आपके पास अवेलेबल है. तो सबसे पहले आप उसके थ्रू असेसमेंट कर रहे होते हो, उसको हम कहते हैं करंट असेसमेंट. What managers do, they begun HR planning by inventorying current employees. This inventory usually includes information on employees such as their name, education, training, employment, languages spoken, capabilities, skills. सारी चीजें आपको उसमें अवेलेबल होती हैं. जो बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एम्प्लॉय का प्रॉपर अच्छा डेटाबेस मेंटेन करती हैं, राइट? अब आपने करंट असेसमेंट में आपको आपको क्या पता चला? आप सबसे पहले असेसमेंट करते हुए आप जॉब एनालिसिस कर रहे हो. तो जॉब एनालिसिस क्या है? कि एन असेसमेंट दैट डिफाइंस अ जॉब एंड द बिहेवियर नेसेसरी टू परफॉर्म इट. कोई जॉब करने के लिए कौन से काम है जो करने पड़ेंगे, आप डिफाइन करते हो. टू डिफाइन अ जॉब एंड द बिहेवियर नेसेसरी टू परफॉर्म इट. और उस काम के लिए आपको कौन सा बिहेवियर, कौन से स्किल्स, क्या चीज रिक्वायर है. इसके लिए नंबर वन, व्हाट यू डू द जॉब एनालिसिस. जॉब एनालिसिस क्या है? व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ लेवल 3 अकाउंटेंट हु वर्क फॉर कोडैक. अच्छा, इन्होंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है, कुछ क्वेश्चंस बताए हुए हैं. कितनी नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज जो हैं वो आपको एक काम करने के लिए चाहिए. क्या ड्यूटीज हैं आपकी जॉब की. हाउ डू दीज रिक्वायरमेंट्स कंपेयर विद दोज फॉर अ लेवल 2 अकाउंटेंट और फॉर अकाउंटिंग मैनेजर. आप प्रॉपरली जॉब एनालिसिस कर रहे होते हो. जॉब एनालिसिस में आप देखते हो कि कौन कौन से नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज आपको चाहिए टू कंप्लीट अ टास्क. फिर आप उसके अकॉर्डिंग लोगों को सिलेक्ट या रिक्रूट करोगे ना. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनालाइज द थिंग्स इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. अपनी रिक्वायरमेंट्स देखते हो. Information for a job analysis is gathered by directly observing individual on the job. आप लोगों को देखते हो कि ये काम कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से काम किया जा रहा है. या तो ऑब्जर्व कर लेते हो, या उनको बुला के इंटरव्यू कर लेते हो, या क्वेश्चनियर वगैरह फिल करा लेते हो, या डेली का आप जो डेली एक्टिविटीज है उनको रिकॉर्ड कर रहे होते हो. या एक और तरीका भी है, आप कोई एक्सपर्ट, जो आप इस जॉब का एक्सपर्ट होता है, उसको आप बुला लेते हो जो आपका जॉब एनालिसिस में हेल्प आउट कर लेता है. अब आपने जॉब एनालिसिस किया, आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि जो काम है उसके लिए कौन से स्किल्स में भी, कौन सी डिग्री एम्प्लॉय ने की हो, कौन सी उसकी सर्टिफिकेशन हो, कौन से उसने एक्स्ट्रा ट्रेनिंग्स ली हो, या आपको अंदाजा हो गया कि काम
किस तरीके से आप लोगों से करवा सकते हो. नाउ व्हाट यू डू, you use this information from the job analysis. Manager develop and revise job description and job specialization. जॉब एनालिसिस की बेस पे आप जेडी जिसको हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब स्पेसिफिकेशन राइट डाउन करते हो. जेडी या जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? इट्स द रिटन स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग अ जॉब. अब एक एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में जब जाता है वो सबसे पहले कहता है मुझे बताओ हाउ आई एम गोइंग टू डू द जॉब. मुझे एक राइटअप में दे दे मेरी जेडी क्या है, मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या क्या मेरी जिम्मेदारी है इस ऑर्गेनाइजेशन में. टिपिकली जॉब कंटेंट, एनवायरनमेंट एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. काम करने के जो जो भी मेरी एक्टिविटी, जो मैंने काम करनी है, जो मेरी एक्चुअली जॉब है, उसके बारे में सारी डिटेल्स आपकी इस डॉक्यूमेंट में अवेलेबल होती है. तो आप ह्यूमन रिसोर्स प्लान आउट करते हो, आप प्लान करते हो लेट्स सपोज मैंने एक एक एचआर मैनेजर हायर करना है. मैं उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पहले बनाऊंगी. उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखूंगी कि जो एचआर मैनेजर आएगा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, वो मे बी मेरे एम्प्लॉयज की सैलरी का सारा रिकॉर्ड रखेगा. पहले तो डेटाबेस मेंटेन करेगा, सैलरी का रिकॉर्ड रखेगा मंथली. फिर उनको कोई मेडिकल लीव चाहिए उनका ख्याल रखेगा, मे बी उनकी कोई फैमिली की जो भी अलाउंसेस वगैरह है उनका ख्याल रखेगा. हाउस रेंट अगर देना, उसका जो भी एम्प्लॉय से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज हैं उनको वो देखेगा. फिर मेरे एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में कोई न्यू एम्प्लॉय हायर करना है, वो भी एचआर मैनेजर की ड्यूटी है. कोई भी न्यू आपके पास आपने एम्प्लॉय आ गया, उसकी ओरिएंटेशन करना, ट्रेनिंग करना, जितना हमने एचआर का प्रोसेस पढ़ा है, ये सारी आप जो उस एचआर मैनेजर की ड्यूटीज हैं वो उसकी जेडी में डिस्क्राइब करते हो. इसी तरह लेट्स सपोज कंप्यूटर ऑपरेटर या कंप्यूटर असिस्टेंट क्या आप बना रहे हो, उसकी जेडी डिफरेंट होगी. उसमें आप डिफरेंट बताओगे कि उसने अपना कंप्यूटर सिस्टम कैसे ऑपरेट करना है, कैसे उसने मे बी एंट्री करनी है, डाटा की एंट्री करनी है, डाटा रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जो भी है उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट है. तो जेडी में आप सारी चीजें एक्सप्लेन कर लेते हो. व्हाट इज जॉब डिस्क्रिप्शन? इट्स अ रिटन स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग अ जॉब. अच्छा, फिर दूसरे एक और टर्म यूज करें, दैट इज जॉब स्पेसिफिकेशन. जॉब स्पेसिफिकेशन क्या बता देती है? इट स्टेट्स द मिनिमम क्वालिफिकेशन दैट अ पर्सन मस्ट पोजेस टू सक्सेसफुली परफॉर्म अ गिवन जॉब. ये जॉब करने के लिए कम से कम कितनी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कम से कम कितने स्किल्स, नॉलेज एंड आपकी एबिलिटीज होनी चाहिए, वो आपको जॉब स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब करती है. इट आइडेंटिफाई द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स नीडेड टू डू द जॉब इफेक्टिवली. जो जेडी और जॉब डिस्क्रिप्शन है, दीज आर द वेरी मच इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स व्हेन मैनेजर बिगन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. मैंने एडवर्टाइज करने से पहले, अभी एज अ मैनेजर, एज एन एचआर मैनेजर, मैंने एडवर्टाइज नहीं की जॉब. उससे पहले मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एनालाइज किया कि मेरे पास कितने लोगों की जरूरत है, गुंजाइश है, कौन कौन से लोग मुझे रखने चाहिए. फिर वो मुझे अंदाजा हो गया. फिर मैंने उसके अकॉर्डिंगली उनकी जॉब एनालिसिस मैंने किया कि हाउ असेसमेंट की कि कौन सी बेसिक जॉब एंड बिहेवियर जरूरी हैं टू परफॉर्म द जॉब. देन उनके अकॉर्डिंगली मैंने डिफरेंट जेडीज बना दी और उनके अकॉर्डिंग मैंने मिनिमम क्राइटेरिया भी बता दिया कि दैट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ सक्सेसफुल परफॉर्मिंग अ जॉब. ठीक, ये आपकी क्या आती है? दिस इज द करंट असेसमेंट. दूसरी एक और चीज वो कह रहे हैं कि करंट असेसमेंट के अलावा आप फ्यूचर एचआर नीड्स भी देख रहे हो. तो फ्यूचर आगे अभी तो मे भी इतने लोगों की एक्स्ट्रा मुझे न्यू हायर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अगले साल मुझे हायर करने पड़ेंगे. ये फ्यूचर है जो मैं देख रही हूँ. फ्यूचर में एचआर को जरूरत पड़ सकती है. फ्यूचर एचआर नीड्स आर डिटरमाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन मिशन, गोल्स एंड स्ट्रेटजी. मैंने अपनी मेरा मिशन ये है कि मैंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है. मैंने अपने बिजनेस को मे बी दूसरी सिटी में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है. लेट्स सपोज सिटी वाइज मैंने एक्सपैंड करना है. फिलहाल ये मेरा मिशन है, उसके अकॉर्डिंग मैंने गोल और स्ट्रैटेजीज बनाए हुए हैं. तो इसका मतलब है कि मुझे अंदाजा हो रहा है कि अगले साल मैंने अगर नया एक अपना मे बी नया सेटअप करना है न्यू सिटी में, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे. तो आप फ्यूचर को भी देख रहे होते हो, राइट? अच्छा, नंबर वन, हम क्या पढ़ रहे थे? यू आइडेंटिफाई एंड सिलेक्ट द कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय. उसके लिए हमने एचआर प्लानिंग कर ली. देन यू कैन, अब एचआर प्लानिंग से आपको दो चीजें पता चलेगी कि या तो आपके पास एम्प्लॉय कम है, तो उसके लिए आपको एम्प्लॉय को हायर करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिक्रूटमेंट. क्या है? लोकेटिंग. लोकेट करते हो, पहले चेकआउट करते हो, ढूंढते हो. आइडेंटिफाइंग एंड अट्रैक्टिंग कैपेबल एप्लीकेंट्स. आपने न्यूज़पेपर में बड़ा अच्छा सा ऐड दे दिया कि भाई हमें एक एचआर मैनेजर की जरूरत है, हमें फाइनेंस मैनेजर की जरूरत है, मार्केटिंग की जरूरत है, कुछ भी. ये क्या है? आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो. आप में भी लिख देते हो जी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आएगा उसको ये A to Z ABC ये जो है बेनिफिट्स दिए जाएंगे. ये अट्रैक्ट कर रहे हो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आए. ठीक. लोकेटिंग, आइडेंटिफाइंग एंड अट्रैक्टिंग द कैपेबल एप्लीकेंट्स.
इसको सारे प्रोसेस को बोलते हैं रिक्रूटमेंट। आप मे बी वेबसाइट के थ्रू कर रहे हो, न्यूज़पेपर के थ्रू कर रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू, कोई भी आपके पास तरीका हो सकता है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अब आपको पता चल रहा है कि आपके एचआर प्लानिंग से मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे पास सरप्लस एम्प्लॉय है, मुझे अपनी वर्क फोर्स रिड्यूस करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिक्रूटमेंट। अब हम रिक्रूटमेंट और डिक्रूटमेंट कैसे करते हैं, हम थोड़ा सा एक दो चीजें टेबल में देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट के क्या क्या सोर्सेज है, मैंने लोग हायर करने हैं, मैं कैसे, मैं इंटरनेट के थ्रू जो है वो अपनी जो भी कह लो सीट्स खाली हैं उनको अनाउंस कर देती हूँ। एम्प्लॉय रेफरेंसेस यूज कर लेती हूँ। लेट्स सपोज मैं अपने जो इंटरनल एम्प्लॉयज हैं उनको कह देती हूँ कि भाई हमें एक अच्छे एम्प्लॉय की जरूरत है, तो आपकी नज़र में कोई मे बी आप है तो आप बताएं। इसको कहते हैं एम्प्लॉय रेफरेंसेस, रेफरल्स यूज करते हैं। कंपनी की वेबसाइट पे मैं अनाउंस कर देती हूँ कि भाई देयर इज अ जॉब। कॉलेज रिक्रूटमेंट, अक्सर आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जाके कैंप्स लगा रही होती हैं, जॉब हंटिंग या इस तरह कोई टाइटल होता है, जॉब फेयर, सॉरी, जॉब फेयर करा रही होती हैं। उसमें वो क्या कर रही होती है, वहाँ जो अच्छे एम्प्लॉय, अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो उनको पता होता है कि इनकी ऑलमोस्ट डिग्री कंप्लीट होने लगी है, वो उनको वहीं से कॉलेज से ही या यूनिवर्सिटी से ही पिकअप उठा लेती है, ले लेती है, कि इससे पहले वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें। तो ये भी तरीका हो सकता है रिक्रूटमेंट का। प्रोफेशनल रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको एक एम्प्लॉय रिक्रूट करके दे देंगी, आपको हेल्प आउट कर देंगी उन अच्छे कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय को अप्रोच करने में। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके थ्रू आप रिक्रूट कर सकते हो लोगों को। अभी क्या है, सिंपली आपने लोगों को अट्रैक्ट करना है कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आए। अभी आपने रखा नहीं है उनको जॉब पे, सिर्फ अट्रैक्ट कर रहे हो। तो दे आर डिफरेंट वेज, उनको हमने डिफरेंट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बताए हुए हैं कि किसका क्या फायदा है, किसका क्या नुकसान है। अच्छा, यहाँ पे काफी एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप इसको एक दफा रीड आउट कर लीजिएगा। अच्छा, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं डिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या है, यू कंट्रोल द लेबर सप्लाई, आप लोगों को जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से निकालने की कोशिश करते हो। ऑल्दो इट्स नॉट अ गुड टास्क फॉर अ मैनेजर, किसी को एकदम से जॉब से निकाल दो या कुछ भी। इसके भी कह रहे हैं मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं। एक तो ये है आप सिंपली फायर कर देते हो, परमानेंट इनवॉलेंटरी टर्मिनेशन, आप सीधा सीधा जॉब से ही लोगों को निकाल देते हो। दूसरा यह ले ऑफ्स कर देते हो। ले ऑफ यह है कि टेम्पररी, आप कहते हो भाई 4 महीने में मेरा बजट में भी आउट है, आप 4 महीने 6 महीने जरा रेस्ट पे जाएं, तो उसके बाद आप ज्वाइन कर लें। उनमें आपको सैलरी वगैरह उनको नहीं दे रहे होते हो, टेम्पररी उनको टर्मिनेट कर देते हो, मे बी कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, या मे बी साल के लिए। ये भी एक तरीका है, लोगों को आप जो है वो डिक्रूट कर लेते हो। एट्रीशन, नोट फाइलिंग ओपनिंग क्रिएटेड बाय वॉलंटरी रिजिग्नेशन। अच्छा, आप डिफरेंट लोगों को जो है वो जैसे रिटायरमेंट्स या मतलब अ, उन्होंने कहा है वॉलंटरी रिजाइन करने पे उनको जो है वो आप कहते हो कि वो खुद छोड़ जाएं आपकी ऑर्गेनाइजेशन, या नॉर्मल रिटायरमेंट वगैरह की तरफ ले जाते हो, ट्रांसफर कर देते हो उनको किसी और, मे बी आप कहीं और, इट कैन बी लेटर, इट कैन बी डाउनवर्ड, मीन्स कि आप मे बी उनको किसी और उनकी जो भी पोस्ट है उससे उनको एक नीचे कर देते हो, उनकी जो भी ग्रेड है उस आप कह लो अपग्रेड करने के बजाय उनको डाउनवर्ड कर देते हो, या उससे भी आपकी कॉस्ट रिड्यूस होती है। ऑब्वियसली बात, आपको उनको जो बेनिफिट्स हैं, जो सैलरीज है वो भी रिड्यूस होती जाएंगी, या आप मे बी उनको कहीं और किसी और जगह ट्रांसफर पे भेज देते हो। रिड्यूस वर्क वीक्स, आप लोगों को जो है वो मे बी अगर 8 घंटे काम कर रहे हैं, आप 8 घंटे के अकॉर्डिंग उनको सैलरी पे कर रहे हो, तो आप उनको कहोगे कि भी आज आपने 2 घंटे काम करना है, पार्ट टाइम पे आप उनको हायर कर लेते हो। तो ये भी तरीका है। अर्ली रिटायरमेंट्स, कुछ उनको इंसेंटिव्स दे रहे होते हो कि आप जो है कोई बेनिफिट्स ले लें, इंसेंटिव्स ले लें राइट ना, और आप खुद ही अगला एम्प्लॉय खुद ही वो बेनिफिट ले और छोड़ के चला जाए, अर्ली रिटायरमेंट्स कर ले। या जॉब शेयरिंग, हैवी एम्प्लॉयज शेयर वन फुल टाइम पोजीशन, एक पोजीशन पे दो दो तीन तीन लोग जॉब शेयर करके काम कर रहे होते हैं। तो ये भी एक तरीका है अपनी वर्क फोर्स या सरप्लस वर्क फोर्स हो गया तो उसको कंट्रोल करने का। अच्छा, अब आपको पता चल गया, लेट्स सपोज जो रिक्रूटमेंट की तरफ जाना है, रिक्रूटमेंट की तरफ नहीं जाना फिलहाल, आपको पता चल गया आपने ऑर्गेनाइजेशन में नए लोगों को रखना है। वंस यू हैव अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स, अब आपके पास ढेर सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं, मे बी द नेक्स्ट स्टेप इन द एचआर प्रोसेस इज सिलेक्शन। अब आपने चूज करना है। अब कैसे चूज करोगे? स्क्रीन द जॉब एप्लीकेंट्स टू डिटरमाइन हु इज बेस्ट क्वालिफाइड फॉर द जॉब, कौन है जो कि आपकी जॉब के लिए बेस्ट सुटेड है, उसको आप हायर कर रहे होते हो।
अच्छा, अब वो कह रहे हैं जब चूज कर रहे होते हो तो एज अ मैनेजर ये भी बहुत बड़ी ड्यूटी है, उस टाइम आपने यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल, एरर्स नहीं करने होते। ये आप इतने लंबे प्रोसेस से गुजरे और एट द एंड आप कोई गलत बंदा हायर कर लेते हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो नुकसानदेह है। तो यू हैव टू बी वेरी मच एफिशिएंट व्हाइल सिलेक्टिंग द एम्प्लॉय। सिलेक्शन क्या है? इट इन्वॉल्व प्रिडिक्टिंग विच एम्प्लॉय विल बी सक्सेसफुल इफ हायर्ड। मैं सेलेक्ट करते हुए उन लोगों को हायर करने की कोशिश करूंगी जो लोग मुझे पता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस लेके आ सकते हैं, सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सेल्स की पोजीशन के लिए किसी को हायर करना चाह रही हूँ तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस एप्लीकेंट को हायर करूं जो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आके सेल्स को इंक्रीज करे। अगर मैं मार्केटिंग एम्प्लॉय रखना चाह रही हूँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए, तो मैं कोशिश करूंगी मैं उसको हायर करूं जो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आके ऐसी स्ट्रैटेजीज, ऐसी न्यू आइडियाज को लेके आए कि मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन को इतना अच्छा मार्केट करे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस की तरफ जाए। तो you have to be very much efficient while selecting. अच्छा, ओके, जब सिलेक्शन डिसीजन कर रहे हो तो चार मुख्तलिफ आउटकम्स हो सकते हैं। दो करेक्ट, दो तो बिल्कुल ठीक है, दो एरर्स भी हो सकते हैं। अब क्या करेक्ट हो सकता है, क्या एरर्स हो सकते हैं? नंबर वन, वो कह रहे हैं अगर तो मैंने एज अ HR मैनेजर, आई एम द मैनेजर राइट नाउ, मैंने एक डिसीजन लिया और डिसीजन इज करेक्ट। कब मेरा डिसीजन करेक्ट होगा? व्हेन द एप्लीकेंट, अब मैंने एम्प्लॉय हायर कर रही हूँ तो मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि जो मैं बंदा हायर कर रही हूँ, जो मैं एम्प्लॉय रख रही हूँ, वो मुझे 100% मेरी एक्सपेक्टेशन में पूरा उतरेगा। सो एज अ मैनेजर आप प्रिडिक्ट कर रहे होते हो ना, आपका डिसीजन कहीं ना कहीं खाना खास्ता गलत भी हो सकता है। सो द एप्लीकेंट वॉज प्रिडिक्टेड टू बी सक्सेसफुल। मैंने ये प्रिडिक्ट किया जो मैं एम्प्लॉय हायर कर रही हूँ बहुत अच्छा सक्सेसफुल होगा, एंड प्रूव टू बी सक्सेसफुल ऑन द जॉब, और बाद में उसने ऑर्गेनाइजेशन में आके प्रूव किया कि वो सक्सेसफुल है। तो इट मीन्स कि मैंने यहाँ पे करेक्ट डिसीजन लिया। ठीक हो गया। दूसरी तरफ वो क्या है? व्हेन द एप्लीकेंट वाज प्रेडिक्टेड टू बी अनसक्सेसफुल एंड वाज नॉट हायर्ड, मैं ये प्रिडिक्ट कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि ये एम्प्लॉय जो है ये कोई इतना एक्टिव नहीं है, मेरी जॉब के अकॉर्डिंगली जॉब रिक्वायरमेंट्स पे ये पूरा नहीं उतरता, मे बी इसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है, या इसके स्किल्स नहीं है, या इतना ये टीम वर्क में काम नहीं कर सकता, मुझे तो टीम ओरिएंटेड पर्सन चाहिए, कोई भी जो भी मेरी अपनी जॉब की रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंगली अगर मुझे लग रहा है कि नहीं है कैपेबल, मैंने प्रोडिक्शन जो किया उसी के अकॉर्डिंग मैंने नहीं रखा उसको, तो इट मीन्स अभी भी मेरा डिसीजन करेक्ट है। सही बंदे को रखना भी, उसके प्रिडिक्ट करना भी करेक्ट डिसीजन है, और अगर एक ठीक बंदा नहीं है और उसको मैं नहीं रख रही तो ये भी एक दैट इज अ सक्सेस, ये भी डिसीजन करेक्ट है। तो चार आउटकम में से दो तो करेक्ट हो गए, सीधी सीधी, सही को रख लिया तो गुड, नहीं रखा तो भी गुड है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं इन वी हैव सक्सेसफुली एक्सेप्टेड, इन द सेकंड वी हैव सक्सेसफुली रिजेक्टेड। जो एरर्स हैं वहां पे क्या, वो वहां पे प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन एरर्स आर मेड इन रिजेक्टिंग कैंडिडेट्स हु वुड हैव परफॉर्म सक्सेसफुली ऑन द जॉब। अब एक एम्प्लॉय जो कि मैंने रिजेक्ट कर दिया, मुझे लग रहा है कि ये कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली कॉम्पिटेंट था, तो इट मीन्स कि मैंने यहाँ पे एरर है, यहाँ पे रिजेक्ट एरर्स हैं। ठीक। या लास्ट सिचुएशन क्या है? एक्सेप्टिंग दोज हु अल्टीमेटली परफॉर्म पुअरली। मैंने उन लोगों को हायर कर लिया, प्रेडिक्ट हायर कर लिया, लेकिन उन्होंने परफॉर्म उस तरीके से नहीं किया जो कि हम हमारी जरूरत थी ऑर्गेनाइजेशन की। यहाँ पे भी एरर आ जाता है। सो यू हैव टू कंसिडर, यहाँ पे उन्होंने एक टेबल बनाया है, उन्होंने कहा है ये लेटर जॉब परफॉर्मेंस। अगर एक एम्प्लॉय ने बाद में बड़े अच्छे तरीके, मैंने उसको हायर किया और बाद में भी वो बहुत अच्छा सक्सेसफुल था, यहाँ पे मेरा करेक्ट डिसीजन है। एक बंदे ने बाद में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मैंने उसको हायर भी नहीं किया, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था, यहाँ पे भी मेरा जो ब्लू नजर आ रही है यहाँ पे मेरा करेक्ट डिसीजन है, मैंने ठीक डिसीजन लिया। उस बंदे को नहीं रखना चाहिए था तो मैंने नहीं रखा, यहाँ पे रखना चाहिए था मैंने उसको रख लिया। यहाँ पे तो दो सिचुएशन आइडियल सिचुएशन होगी। लेकिन दूसरी तरफ एक बंदे को मैंने रिजेक्ट कर दिया, एम्प्लॉय को मैंने नहीं रखा, मे बी मैं उसको सही असेसमेंट नहीं कर सकी, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सक्सेसफुल हो सकता था, तो यहाँ पे भी रिजेक्ट एरर है। दूसरी तरफ मैंने एक बंदे को, जो मेरी आप कह लो परसेप्शन गलत होगी, मैंने उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रख तो लिया है, रख लिया, एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन एरर आ गया, मैंने उसकी परफॉर्मेंस, काम करने वाला बंदा ही नहीं निकला, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। राइट। तो एज अ मैनेजर यू हैव टू
अब आपके पास हम बात कर लें। अब ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, यहाँ पे नंबर वन जो बेसिक कॉमन आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन होगी, डिफरेंट हायर करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए आप मुख्तलिफ या तो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह दे रहे हो तो सिंपली आप फॉर्म्स वगैरह लोग फिल करते हैं, आप चेकआउट करते हो कि इंफॉर्मेशन उनकी है कंसिडर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उनकी बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। दूसरी तरफ जो कह रहे हैं कि हम सेलेक्ट करने के लिए कभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन रिटन टेस्ट रख देती हैं, जॉब रिलेटेड टेस्ट हो सकते हैं, वो टेस्ट जो है वो मे भी आपकी पर्सनालिटी टेस्ट हो सकते हैं, एबिलिटी टेस्ट हो सकते हैं, कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकते हैं, जैसे आपके नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट ले रही होती है, जैसे आप इट डिपेंड्स कि आपकी जॉब क्या है। अगर आप जैसे फोर्सेस में जा रहे हो तो वो आपका यहाँ पे मे बी फिजिकल टेस्ट भी ले रहे होंगे, आपके रिटन टेस्ट में आपकी एबिलिटी, आपका एप्टीट्यूड, आपका ईच इंटेलिजेंस, आईक्यू टेस्ट, वो सारा कुछ ले रहे होते, तो इट डिपेंड आपकी नेचर ऑफ जॉब कैसे, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो सेटअप करते हो, टूल देखते हो आपने कौन सा टूल यूज करना है। देन परफॉर्मेंस सिमुलेशन टेस्ट, सिंपली आप जो है वो कोई ना कोई टास्क देके कोई ना कोई एम्प्लॉय को काम देते हो जिसके अकॉर्डिंगली आप उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हो और उसकी बेसिस पे आप उसको हायर करते हो। जैसे आपने बताया हुआ टेस्ट एप्लीकेंट ऑन टास्क एसोसिएटेड विद दैट जॉब, जो काम है उससे रेलेवेंट, उससे कोई ना कोई जो जॉब है उससे रेलेवेंट कोई ना कोई उससे आप रियल टाइम में काम करवा रहे होते हो, एक्टिविटी करवा रहे होते हो, जिससे आपको पता चल जाता है कि उसका एक्चुअल जॉब बिहेवियर आप अंदाजा लगा सकते हो, तो आप इस तरह के टेस्ट भी ले रहे होते हो। देन आप इंटरव्यूज के थ्रू भी सिलेक्ट कर रहे होते हो। बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, मैंने एक एम्प्लॉय की एप्लीकेशन मेरे पास आ गई है, मैं पहले उसकी सारी डिग्रीज वेरीफाई करूंगी कि उसने सही से भी मतलब उसकी सारी डिग्रीज जो है वो ओरिजिनल हैं, सही उसने अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, बैकग्राउंड उसका चेक करूंगी। फिर अगर वो जिस ऑर्गेनाइजेशन से पहले काम करके आया है तो वहाँ पे कॉल करके चेक कर लूंगी उनका रेफरेंस, क्या उसने जिसके रेफरेंसेस दिए हैं मैं उनसे जो है वो चेकआउट कर लूंगी कि ये बंदा जो है वो उसकी एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी क्या है। एंड देन एट द एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, जो स्पेशली मैंने कहा कि आपकी लेट्स सपोज जैसे आपकी जॉब्स हैं जैसे मे बी एयर फोर्सेस की हैं या जो आपके पास आर्मी की जॉब्स हैं या इस तरह की जॉब जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, तो वहाँ पे आपके मेडिकल या फिजिकल एग्जामिनेशन भी लिए जा रहे होते हैं। सो दे आर डिफरेंट सिलेक्शन टूल्स जिनकी बेसिस पे आप अपने एम्प्लॉय को चूज करते हो। अब यहाँ पे उन्होंने एक और टर्म यूज किया है, दैट इज रियलिस्टिक जॉब रिव्यू। रियलिस्टिक जॉब रिव्यू क्या है? अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इससे वर्ड को इसको RJP को अंडरस्टैंड करो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय आ गया, ठीक है, अगर आप उसको सिर्फ ये बता रहे हो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आप आए हैं तो भाई आपको लाइक फायदे ही फायदे हैं, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ये बेनिफिट मिलेगा, सारे मैं उसको अच्छी अच्छी चीजें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बता देती हूँ, ठीक है। जब वो ऑर्गेनाइजेशन में बाद में काम करना शुरू करता है तो उसको पता चलता है कि जो मुझे बताया गया था वो तो कुछ है ही नहीं। मुझे कहा गया था बोनसेस में भी मिलने हैं, लेकिन एक्चुअली रियल लाइफ में तो वो हो ही नहीं रहा, रियलिस्टिक तो है ही नहीं वो चीज। या मुझे कहा गया था मे बी मुझे मेडिकल जो है वो अलाउंस मिलेगा, असल में तो मुझे मिल नहीं रहा। या पेड वेकेशन, कोई भी जो भी आपने उसको ख्वाब दिखाए होते हैं वो एट द एंड अगर आप नहीं उसको कंप्लीट कर रहे, फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो क्या होता है, वो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई होकर आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ जाता है। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने ऑपरेशन में एम्प्लॉय को के साथ रियल लाओ, रियल रहो, उसको सारे पॉजिटिव चीजें अगर बता रहे हो तो उसको नेगेटिव भी बताओ चीजें, ठीक है। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं रियलिस्टिक जॉब रिव्यू। इफ you tell applicants only the good aspects, अच्छी चीजें बता रहे हो, they are likely to have a workforce that is dissatisfied। अच्छा, डिससेटिस्फाई तो होगी, फिर एट द एंड वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ भी जाएगा, टर्नओवर भी इंक्रीज होगा। इतना जो मैंने जॉब प्लानिंग की थी, फिर मैंने सिलेक्ट रिक्रूटमेंट की, फिर मैंने सिलेक्शन की, और एट द एंड में आके अगर एम्प्लॉय को धोखा दे रही हूँ, कल को वो फिर छोड़ जाता है, तो इतना जो प्रोसेस है उसका क्या फायदा। उसमें भी आपको कॉस्ट लग रही होती है, मैं अगर अखबार में एडवर्टाइज करी तो मेरी कॉस्ट है, मेरा टाइम है, पैनल सिलेक्शन के लिए इंटरव्यूज कर रहा है तो टाइम है, हर चीज यू हैव टू कंसिडर। Negative things can happen when the information an applicant receives is excessively inflated. Manager should consider a realistic job review. सच सच पहले ही सारा का जिसको बता दो कि क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव इंफॉर्मेशन है अबाउट द जॉब एंड द कंपनी। अच्छा, लेट्स सपोज अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसा है कि आप कहते हो कि को वर्कर से ज्यादा आपने वर्क आवर्स में ज्यादा बातचीत नहीं करनी है, आप पहले ही उसको इन्फॉर्म कर दो कि बाद में उसको पता चले। या प्रमोशन की एडवांसमेंट इतनी नहीं है हमारे पास, कैरियर अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं है, आपको प्रमोट बहुत कहीं अरसे बाद ही कहीं किया गया तो किया जाएगा। या आपके पास जो है कभी कभी आपको वीकेंड पे भी आना पड़ेगा, इस तरह के कोई भी आपके अगर नेगेटिव हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप उनको ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू मेक इट क्लियर टू देम।
ठीक है, यहाँ तक हमारा जो ओवरऑल जो हमारा फर्स्ट था, आप कह लो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का जो 3 स्टेप्स थे दैट यू आइडेंटिफाई। नंबर 1 इज दैट यू डू एचआर प्लानिंग, देन यू रिक्रूट एंड देन यू सिलेक्ट। यहाँ तक हमने सिलेक्शन तक हम कर चुके हैं, राइट?